हम अभी मेवात में मौजूद हैं। ये देश का वो इलाका है जो खूबसूरत अरावली से घिरा हुआ है, लेकिन अभी ये वो इलाका है जो देश में साइबर क्राइम के हॉटस्पॉट के नाम से जाना जाता है। क्यों मेवात साइबर क्राइम का हॉटस्पॉट बना, ये एक ऐसी कहानी है जो यहाँ की पुलिसिंग सिस्टम को भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में पड़ाए। वो दिन ब दिन इन्वेस्टिगेशन चलाते रहे और हाल ही में नू, जो कि मेवात का एक सब डिवीज़न है, वहाँ पे हरियाणा पुलिस ने देर रात में एक रेड की जिसमें 65 ऐसे इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किए। हम आज तक की टीम जब मेवात में ट्रैवल करेंगे, आपसे उन लोगों से जुड़वाएंगे जो साइबर क्राइम की इस दुनिया में खुद ये काम कर चुके हैं। उनसे पूछेंगे क्यों मेवात एक ऐसा इलाका बन गया है कि जिस वजह से अब ये देश में साइबर क्राइम का हॉटस्पॉट कहलाया जाता है। मेवात में ये जो साइबर क्राइम है, फ़ोन में लोगों को कॉल करके घोटाले की जो शुरुआत है, ये क्यों हुई? जी, ये सब गरीबी की वजह से हुई है। यहाँ कोई काम नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, ये सब मजबूरी में करते हैं। तो आप जब इस चीज़ से जुड़े तो इसके बारे में लोगों ने, किसी ने आपको बताया था? वो आपके ही गांव के थे या बाहर के कोई लोग थे जो इसके बारे में आपको बताए? नहीं सर, ये आपस में जैसे रहते हैं वो एक दूसरे को बता देते हैं। हाँ। साथ के बंदे रहते हैं जैसे, ऐसे ही पता पड़ जाता है, जैसे साथ में रहते हैं तो बता देते हैं। तो ये देख के लोग इस इतने ज़्यादा लोग इसमें क्यों जुड़ गए कि जल्दी पैसा मिलता है? जुड़ने का कारण क्या था इसमें लोगों जी, इसमें ये सारा ये मजदूरी ये है, यहाँ पैसा तो है नहीं इतना, यहाँ काम धंधा नहीं है जी, उसके कारण सब जुड़ जाते हैं यहाँ। किसी के बहुत कम लोग हैं, इक्के दुक्के लोग हैं जिनके पास नौकरियाँ हैं, ज़मीन है, लेकिन बाकी सारे लोग ऐसे ही हैं, गरीब हैं सब, इसलिए जुड़ जाते हैं और सब। ज़्यादातर जो लोग इससे जुड़ते चले गए, क्या वो आपकी उम्र के हैं या फिर और भी बच्चे हैं, स्कूल के हैं, या फिर एज ग्रुप क्या है, मतलब उनकी? जी, एज ग्रुप इसमें बच्चे भी हैं और ज़्यादातर युवा लड़के हैं सारे। सारी युवा लड़के हैं। हाँ जी। और दिन भर इस काम में लगते हैं कि सुबह से लेके शाम तक, या फिर कोई निर्धारित समय रहता है? नहीं जी, इसको तो कभी भी कर लेते हैं, कोई समय नहीं रहता इसका, रात में भी करते हैं, दिन में भी करते हैं। और अब लोगों को कुछ थोड़ा तो ये भी है कि पहले जब ये शुरू हुआ था तब इतना ज़्यादा लोगों को पता नहीं था। अब जब फ़ोन करते हो तो दिक्कत भी तो होती होगी ना, कि लोगों को भी तो पता भी ज़्यादा चल गया। जी, अब तो बहुत ज़्यादा पता चल गया है, अब तो बहुत ही कम हो रहा है जी, अब तो नहीं है इतना, बहुत कम। एक तो पुलिस का ज़ोर हो रहा है, फिर दूसरी बात इतना जागरूक हो गई पब्लिक सारी, अब बहुत कम हो तो रहा है। लेकिन जब फ़ोन करते हो ज़्यादातर क्या उस आंसर मिलता है? ज़्यादातर फ़ोन काट देते हैं या फिर गाली आन देते हैं, हाँ। तो बहुत ही कम फँसते हैं, अब कोई नहीं फँसता। ज़्यादातर जो फँसते हैं वो कैसे लोग होते हैं? अगर मतलब हम बोल सकते हैं कि जो लोग हैं जो फँस जाते हैं इन चीज़ों में, वो ज़्यादातर कैसे लोग होते हैं जो इस चीज़ों में फँसते हैं? ज़्यादातर लोग यही आधी सी उम्र के होते हैं, कुछ ज़्यादातर बूढ़े आदमियों को ही फँसाते हैं, जैसे ज़्यादा एज के होते हैं ना, युवा लड़के तो कोई फँसता नहीं है, ज़्यादा एज वाले को ही फँसाते हैं जैसे। तो जब नंबर मिलती है तो क्या पहले से आप लोगों को पता होता है कि ये इसी एज ग्रुप का नंबर है, या फिर आप लोग ऐसे ही लगाते रहते हो तुक्का इक्का? जी, वो एक ऐप्स होता है, उस पे हम लगाते हैं, सीरियल लगाते हैं, उससे सीरियल आता है, जैसे केरला का सीरियल लगा लिया, कर्नाटक का लगा लिया, यूपी का लगा लिया, दिल्ली का लगा लिया, उससे आते हैं, फिर उसमें व्हाट्सएप पे फ़ोटो चेक करते हैं, देख किस-किस। अच्छा, तो ऐप के माध्यम से सारे कॉल के रिकॉर्ड्स, फ़ोन रिकॉर्ड्स आ जाते हैं लोगों के? फ़ोन रिकॉर्ड नहीं आते हैं जी, उसका नंबर आता है। तो ट्रू कॉलर से ही करते हो ज़्यादा? हाँ, ट्रू कॉलर से उसका नाम पता वो चेक करते हैं वो खाली बस। और नंबर कहाँ से मिलता है? नंबर तो यही बता तो रहा हूँ आपसे, एक ऐप्स है उसके द्वारा लेते हैं। मतलब ये फ़ोन में ऐप है, कोई भी एक्सेस कर सकता है इस हाँ ऐप जी, को? कोई भी कर सकता क्या है इस ऐप का नाम? है। जी, इसका कई नाम है जी, वो मेरे एक कोई नाम अगर जी, आप मेरे ध्यान नहीं है जी उसका नाम तो। अच्छा, तो बताना नहीं चाह रहे हो, चलिए ठीक है। आपकी गिरफ्तारी कब हुई थी? जी, मेरी गिरफ्तारी 4-5 महीने हो गए। तो आप एक अगर बताओ तो आप सबसे ज़्यादा मास्टर कौन सी चीज़ में थे? जी, मैं तो यही जो ये ब्लैकमेल होती है इसमें कर। थोड़ा बताइए कहानी की, कैसे होता था ब्लैकमेल? जी, इसमें पहले हम जैसे ये ऐप होती हैं, फेसबुक हुई, इंस्टाग्राम हुआ, या वो बहुत सारी ऐप चल रही है, तो उस पे से उससे चैटिंग करते थे, फिर उसको व्हाट्सएप पे लाते थे, व्हाट्सएप पे चैट करते थे, फिर उसको इस तरह करते थे, उससे वीडियो कॉलिंग करते, उसको गंदी वीडियो दिखाते थे, तो सामने वाला भी अपने। एक्सटॉर्शन है ये वाला। हाँ, तो उसके बाद में उसको फिर ब्लैकमेल करके उससे पैसे लेते थे। तो ये लगभग कितना टाइम लगता है? क्योंकि एक दिन में तो लोग मानते नहीं होंगे, तो एक एक किरदार पे कितना समय आप लोग बिताते हो? नहीं जी, ऐसे जैसे बहुत सारे होते हैं, जैसे एकदम में हम चैट करें 10-12 लड़कों को, तो एक आध तो फंस ही जाता है तो डेली। लगभग रेशियो क्या रहता है? मतलब मान लो दिन में आप एक दो कितने बंदों को आप लोग अगर टारगेट करोगे तो कितने फंसते हैं?
जी उसमें 2 भी हो सकते हैं, 5 भी, कितने भी हो सकते हैं उसमें। टारगेट कितने करते हो लगभग? अगर आप लोगों के एक तो माइंड में होती होगी ना कि कोई माइंड नहीं होती, जितना भी फंसता है उतने ही करते हैं। कितने लग जाते हैं नंबर? जी पहले तो बहुत लग जाता है, अब तो बहुत अब कम जैसे लगते अगर हैं। आप इंस्टाग्राम वगैरह में जब होते हैं, कितने अब लोगों तो से कोई 1-2 बंदा ही अटकता है, अब दिन नहीं। में एक दो बंदे हाँ, अटकते अब हैं? नहीं है। क्या वो एक दो बंदे फंसते हैं जाके, मतलब जब आप लोग जाके सबसे ज्यादा सेक्सटॉर्शन में फंसते हैं ना? हाँ जी। जी अब तो बहुत सारे सेक्स वीडियो बन जाती है, उसके बाद भी नहीं डालते। हम्म। पहले तो डर जाते थे, अब तो बहुत से यूट्यूब पर डली पड़ी हैं वीडियो सारी, पुलिस ने जान कर जागरूक कर रखा है पुलिस ने, तो बहुत कम फंसते हैं अच्छा, अब। ये जो फोन है जिससे आप लोग कॉल करते हो या फिर जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हो, इतना तो आप लोगों को पता होगा कि पुलिस ट्रैक करती हाँ जी। है ना? तो इससे बचने के लिए आप लोग क्या क्या करते जी एक तो फ़ोन फ्रॉड रहता है, अपने नाम रहे, सिम भी फ्रॉड रहती है, अकाउंट भी फ्रॉड रहते हैं। हो? और ये फ़ोन्स आते कहाँ से? आधार कार्ड आते कहते यहाँ से तो नहीं आते, यहाँ पे तो ज़्यादातर आधार कार्ड मिलती नहीं होंगी, तो आती कहाँ से? आधार कार्ड तो ऑनलाइन ले लेते हैं गूगल पर से। गूगल से आधार कार्ड मिल जाती है? वो बहुत से घनी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड मिल जाते हैं, और बाकी ये फ़ोन वोन वगैरह मिल जाते हैं, सिम भी मिल जाती है कहाँ सब। से आते हैं सिम? ये बाहर से ही आते हैं कहीं से। ज़्यादातर कहाँ से आते हैं? अब ये तो पता नहीं, सिम तो इधर से ही आती हैं, बंगाल से, इधर से ही आती हैं ज़्यादातर। बंगाल असम। हाँ, बंगाल आसाम से। देखिए कौन आते, ट्रक ड्राइवर्स? ना पता नहीं, यहाँ तो आके ला के बेचते हैं उनको, वही लाते हैं कहाँ आते ट्रक ड्राइवर्स के थ्रू ही तो आते हैं। लाते होंगे। और ये देख, साइबर क्राइम था एक, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मेवात में कब से होना शुरू हुआ? कोविड के बाद से? जी ये कोविड में हुआ है सबसे ज़्यादा। कोविड के बाद में, कोविड में बहुत चला था, लेकिन अब इसको पूरी मेवासी करने लग गई ज़्यादातर। आपके गांव में लगभग कितने लोग जुड़े हुए हैं? जी हमारे गांव में तो यही 15-20% होंगे बस। 15-20। हाँ ये उर्ली तरफ कम है जी। अच्छा, तो आप लोग तो युवा हो गए, तो घर के बड़े बुजुर्ग है, वो डरते नहीं है? जी डरते तो हैं, लेकिन फिर क्या करें, यहाँ मजबूरी है, पेट के लिए तो करना पड़ता है। आपने जामतारा सीरीज देखा है? जिस नहीं। नहीं देखा है तो ये इस चीज़ के ऊपर जो नेटफ्लिक्स में जामतारा सीरीज है, उसमें दिखाया गया है कि लोग पहले सीखते हैं, तो सिखाया कहाँ जाता है? जी वहीं से उस सीरीज में ही सीखा होगा, तो हम तो ऐसे ही हैं जैसे कर रहे हैं, तो उनके द्वारा ही आया हमारे पास तो। कोचिंग वोचिंग नहीं होती है? नहीं जी ऐसे कोई कोचिंग नहीं है, कोचिंग सेंटर आ नहीं गए है। उनसे देख के सीख लिया। हाँ बस ऐसे ही, कोई 1-2 आए होंगे सीख के बाहर से, बाकी तो यही आपस में ही एक करते और चीज़ आपसे पूछनी थी कि जो सेक्सटॉर्शन होती है, आप लोग तो जैसे हैं। हाँ। लड़कियों की आवाज़ में बात कैसे हो जाती है? जी एक तो ब्लूटूथ रहती है, बाकियों की कुछ की आवाज़ ही रहती है। कुछ की खुद की आवाज़ें रहती की है, आवाज़ ही रहती है कुछ तो की। टैलेंट है एक। हाँ, और खुद जिनके नहीं है तो एयरफोन वगैरह हैं, ब्लूटूथ है, उनसे कर लेते क्या हैं। होता है ब्लूटूथ से? ब्लूटूथ है, जैसे मान ले वीडियो चला ली मोबाइल के अंदर दूसरे मोबाइल में, तो उससे वो वीडियो दिखाते हैं और उससे बात खुद करते हैं। एक चीज़ बताओ, पुलिस इतनी एक्शन ले रही है, आप लोगों के यहाँ पे भी काफ़ी रेड्स पड़ गए हैं, जगह जगह इसके बारे में बातचीत होती है, इसके बाद भी डर कम क्यों है? जी अब तो नहीं हो रहा, अब तो बहुत ही कम है, अब तो कोई लेकिन नहीं हो ख़त्म रहा। नहीं हुआ है, तो कोई एक एक चीज़, दो बंदे कर रहे हैं तो तो। अगर ये चीज़ है तो वही मैं समझना चाहती हूँ कि डर क्यों कम है, क्योंकि पकड़ने जाना थोड़ा मुश्किल मुश्किल है इसीलिए। हाँ जी कुछ ऐसे भी, लेकिन अब नहीं है, बहुत कम है जी, अब तो नहीं है, ख़त्म ही है। पुलिस अब रेड पा रही है तो उससे बहुत कम हो गया। अब तो नहीं, कोई लेकिन ये जैसे एक देखिए, आध परसेंट कर रहे अब हैं तो जी। देखिए इसी महीने, पिछले महीने रेट पर है, लेकिन इसके पहले भी दूसरी जगह पे तो रेट्स होती थी, लेकिन हाँ फिर होती भी तो थी। यहाँ पे लोग करते थे। वो कारण क्या है कि ये दिमाग में चलता है कि फ़ोन फ्रॉड है, आधार कार्ड फ्रॉड है, सब डिटेल्स हाँ फ्रॉड जी। है, ये तो पता कैसे चले? इसी डर हाँ से। इसी से रहता है कि क्योंकि ना तो सिम नाम है, ना फ़ोन नाम है, ना अकाउंट नाम, इसलिए डर नहीं रहता। डर नहीं रहता था, तो हाँ। इसीलिए लोग, हाँ अगर कोई डर रहता था तो सिम को तोड़ देते थे, फ़ोन को तोड़ देते थे। क्योंकि आप इसमें इस चीज़ से जुड़े हुए थे, तो अगर इस चीज़ को ख़त्म करना है, क्योंकि एक मुसीबत तो है ना? कभी बुरा लगता था आप लोगों को जब आप लोग ऐसे लोगों से पैसे लेते थे? जी बुरा तो लगता था, बहुत लगता, लेकिन क्या करें, मजबूर थे। सच बताइए, बुरा सच में लगता था? सच में लगता था। फ्रस्ट्रेशन नहीं होती थी जब लोग पैसे नहीं देते थे, बोल के इतने इतने टाइम बिताने के बाद भी? जी बहुत होती थी, गुस्सा भी आता था। तो गाली जब उस तरफ से होती थी तो आप तो लोग भी? गाली हम भी देते थे, हाँ। वो पुलिस की धमकी देते थे, तो हम कहते थे कर लो जो कुछ करना है तुमको। लेकिन इसे कम कैसे हो सकता है? जी अब तो कम हो गया यही। नहीं, पूरी तरीके से लोगों को अगर इस चीज़ से, सरकार या फिर पुलिस क्या कर सकती है? क्या बेरोजगारी एक सिर्फ एक मुद्दा है इस चीज़ की? जी कम तो ये जब भी होगा जब सरकार कोई नौकरी देगी, या यहाँ रहने के लिए मकान सकान का कोई, यहाँ की मजबूरी दूर करेगी, तो ही कम हो सकता है। मेवात में हालात बहुत खराब है। बहुत ख़राब है जी।
यहाँ काम धंधा नहीं है उसका। यहाँ काम धंधा फैक्ट्री वगैरह आ जाए तो कम हो सकता है। क्योंकि जो बच्चे बहुत सारे जुड़ते हैं वो इस चीज़ के नतीजे में नहीं समझ सकते हैं कि एक बार केस हो गया आगे जाके मुसीबत तो है, एक रह तो जाती है, मुसीबत तो रहती है लेकिन फिर क्योंकि क्या पुलिस करें। बुलाती तो रहती है। हाँ, मुसीबत तो रहती है, फिर क्या करें जी। घर वाले भी डर के रहते हैं। घर वाले भी डरते हैं, सभी डरते हैं जी। ज़्यादातर इस काम की मजबूरी क्या रहती है, क्यों लोग मजबूरी में जुड़ते हैं? देखिए मैम ऐसा है, यहाँ पे हम तो देखो गाड़ी घोड़ा चलाते हैं। यहाँ कुछ लोग आए थे बाहर से, राजस्थान से आए थे या कहाँ से आए थे, तो उसके वो यहाँ करते थे। कोई 10-5 बच्चे उसके साथ में ये काम किया था। हाँ, बाकी कोई रीज़न नहीं था। गाड़ी घोड़ा चलाते हैं, कोई धंधा भी नहीं है, ये रीज़न था सारा। और ये जो लोग आए थे, वो लोगों ने सिखाया था और लोगों को? हाँ, यही उन लोगों ने सिखाया था। नहीं इस गांव का कोई क्राइम रिकॉर्ड भी नहीं है आज तक। नहीं इसमें कोई चोर है, नहीं कोई अपराधी, कोई कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है। और ये लोग क्या काम करते थे जब ये लोग आए थे? ये कोई वैसा कोई यही करते हैं, कोई फर्जी पता नहीं है इस चीज़ के। तो 10-5 जिन्होंने किया था, अब 10-5 थे। क्या क्या था? अभी तुमने मुझे बोला था कि तुम्हें पता है। स्टार्ट। ओके। मेवात में, ठीक है, अब हर किसी बंदे को पता है कि फेमस हो गया एक तरीके से, दूसरा जामतारा बन गया, यहीं से क्राइम होता है। आपको क्यों लगता है कि सबसे ज़्यादा लोग मेवात से क्यों जुड़ रहे हैं? क्या यहाँ पे मजबूरी है? क्या यहाँ पे नौकरी नहीं है? यहाँ की जो हकीकत है ज़मीनी, उसके बारे में पहले। देखिए ना, तो यहाँ पर कोई धंधा है लोग बाग के पास। सारे लोग बाग गाड़ी घोड़ा चलाते हैं, तो इसलिए मजबूरी में लोगों को इस चीज़ के लिए उतरना पड़ा। और ये लोगों को, मेवात मेवात के लोगों को तो पहले पता होगा नहीं, ये किसी टाइम के बाद पता चला। कहाँ से पता चला? क्या ये कोविड के बाद से ज़्यादा होने लगा? ये अगर आप थोड़ा बता पाएँ। ये यहाँ से राजस्थान से कुछ लोग बाग आए थे। कहाँ से? राजस्थान से? राजस्थानी भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है। तो उसी टाइम चला था ये, जिस टाइम कोविड का सिस्टम था। तब से शुरू हुआ था? हाँ, तब से यहाँ शुरू हुआ था। तो उनके साथ में 10-5 बच्चों ने ये क्राइम किया था। उन्होंने सिखाया था। नहीं इस गांव के अंदर कोई नहीं जानता इस चीज़ को। ठीक है। तो आप ऐसे ही किसी के साथ संपर्क में आ गए थे? हाँ, बस ऐसे। और उसके बाद पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद आप बेल पे अभी बाहर हैं? जी। ठीक है। तो क्या काम सिखाया था उन लोगों ने यहाँ पे आके 10-5 बच्चों को? यहाँ कोई गाड़ी घोड़ा का काम करते थे, जैसे कोई कार वगैरह डालते हैं ना ऑनलाइन, उसके सिस्टम में करते थे सारे लोग। मतलब OLX या फास्टैग? हाँ, OLX होता है वो। क्या एग्जैक्टली क्या होता था, थोड़ा अगर बताएं आप। OLX करते थे, जैसे कोई कार कूर को डाल कर ना, उसकी वजह से पैसे वैसे डलवा लेते थे अच्छा, लोग। मतलब पुरानी गाड़ी खरीदना, बेचने के नाम पे OLX पे डालते थे और फिर उसका वो पैसा ले लेते थे। हाँ, जैसे सेकंड हैंड गाड़ी डाल के इस प्रकार से लोगों से पैसा ले लेते थे। तो ये भरतपुर से जो लोग आए हुए थे, क्या यही लोग सारे साधन भी प्रोवाइड करते थे, जैसे फेक सिम, फोन, ये सारी चीजें वहीं लेके दे आते थे लोगों को? हाँ, यही उन्होंने ही दिया था। ठीक है। वही। जब मान लीजिए वहाँ पे तो लोगों ने दे दिया, यहाँ के लोगों को, यहाँ पे लोगों ने उस चीज़ सीख लिया, तो उसके बदले में वो पैसे लेते थे यहाँ के लोगों से? हाँ, उसके लिए वो पैसे ले लेते थे, पैसे लेते थे। जो भी वो देते थे, सिम वगैरह, फ़ोन वोन जो भी, वो उस चीज़ के पैसे ले उसकी लेते कट कितनी रहती थी जनरली? थे। मतलब कितने पैसे में वो लोग दे देते थे? वो लेते थे 10-5 हज़ार रुपये लेते थे वो। एक सिम का? नहीं, एक सिम का 1000 रुपया 1500 इतना ले लेते। इतना महंगा बेचते थे? हाँ, इतने महंगे वो भी देते थे यहाँ। अच्छा। तो ये जब पुलिस, अभी जैसे आप लोग के यहाँ पुलिस में रेड पड़ी है, कई गांव में रेड पड़ी है, उसके बाद अभी मेवात का हालत क्या है देखिए अब तो कोई क्राइम है ही नहीं। यहाँ पे? हाँ, नहीं कोई क्राइम है, बिल्कुल एकदम सादगी के साथ ज़िंदगी है। कोई क्राइम नहीं करता। उस टाइम किया था जिस टाइम वो 10-5 लोग यहाँ आए थे, उसके बाद में कोई क्राइम नहीं किया। ये लोग क्या रिश्तेदार थे, जान पहचान के लोग थे? ऐसे ही थे, कोई किसी का रिश्तेदार था, उसके साथ 1-2 और आ गए, उसके यार दोस्त, जो भी किसी का रिश्तेदार था, तो ऐसे ही वो उन लोगों ने इस गांव के अंदर आए थे। आपका केस अभी भी चल रहा है? हाँ, मैं एक केस यहीं चल रहा है मेरा। और जो दिल्ली में भी आपका एक केस था, वो अभी खारिज हो गया? हाँ, वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ का केस है जो वो भी जारी है। ठीक है। तो आप लोगों को आके उन्होंने बस OLX के बारे में ही सिखाया था, OLX और कार में कैसे फास्टैग से पैसे निकालते? हाँ,
इसी प्रकार करते थे, ऑनलाइन डाल डूल के पैसे डलवा के ना अपने ही वो पैसे डलवाते थे अकाउंट में, उसमें से लोग समझ नहीं आ रहा, मतलब वो पैसे कैसे डलवाते थे वो लोग? वो बात करते थे इस तरीके से, मैं कार आपको वहीं भेज दूंगा, ये कर दूंगा, उसकी वजह से आपको इतना पैसा डालना पड़ेगा, ये है वो, इस तरीके से पैसे डलवा लेते थे लोगों से। तो इतने लोग फंस जाते थे? हाँ, वो उनका फंसाने का तरीका था ना, तो इसलिए वो लोग फंस जाते थे। तो तुम लगभग कितने दिन तक इस चीज से जुड़े रहे? 15-20 दिन किया था बस। डर लगा था? डर तो लगा था ना, क्राइम किया था, डर तो डरना ही था, मजबूरी के कारण किया था, कोई धंधा नहीं था, तो इसलिए उतरना पड़ा इसके अंदर। लेकिन बहुत सारे लोग ये जो करते हैं उनको डर नहीं है, क्योंकि फेक फोन होता है, फेक सिम होता है, तो उनको लगता है कि पकड़े नहीं जाएंगे। नहीं, ऐसा थोड़ी है, जब सरकार पकड़ने पे आती है तो पकड़ तो लेती है ना। तो फिर भी डर क्यों नहीं है जो लोग, और अभी भी जो, जैसे यहाँ नूह में नहीं है लेकिन मेवात के और भी अन्य जगहों में, जैसे भरतपुर की बात कर ले, हर किसी को पता है कि वहीं अभी भी वहाँ पे चल रहा है। डर का अभी तक वो चीज़ नहीं आया, क्योंकि लगता है कि फेक फोन है, फेक मोबाइल है, वो पकड़ में नहीं आ जाएंगे। पकड़ में तो आ जाते हैं ना, जब सरकार पकड़ने में चाहती है, चाहे 2 नंबर का सिम कार्ड हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, जब पकड़ने पाएगी तो तो आप कहते हो कि इसमें पुलिस की भी मिली भगत होती है कभी कभी? नहीं, पुलिस तो देखिए ऐसा है, मैं किसी को पकड़ कर ले जाती है तो पैसे ले देकर वो वहीं छोड़ देती है। अच्छा। हाँ। तो मतलब उनको भी क्राइम खत्म नहीं करना है, उनको भी उनमें कमाई करनी है। हाँ, कमाई ही है, पुलिस तो कमाती है। अब हम पकड़े थे तो हमसे भी इधर उधर पैसे लिए थे। पैसे लिए थे? कितने लगभग पैसे लिए थे? देखिए, पैसे तो जो भी गए थे 1,50,000 रुपये ही लगे थे, जो पुलिस 1,50,000 रुपए लिए थे आपको छोड़ने के लिए? थोड़े बहुत, किसी का जिसके पास प्रूफ है तो उसके से ज़्यादा भी ले लेती है, 5-5 लाख रुपए भी ले लेती है वैसे तो। और ये जो लोग OLX और ये सब चीज़ें करते हैं, लगभग कमा कितने लेते होंगे एक दिन में? देखिए, एक दिन में वो तो है 10, जैसा कोई कमाता है 10,000 कमाता है, 5 कमाता है, डेली की कमाता है करने वाला। 5,000 रुपये, लेकिन उसमें तो बहुत सारे फ़ोन करने पड़ते हैं। हाँ, वो जो भी करते हैं ना तो दिन का कमाई हो जाता है। जैसे तुमने जब फ़ोन वगैरह किया था, तो इनिशियली आजकल तो लोगों में जागरूकता भी आ गई है, तो डिफ़िकल्टी भी तो हुआ होगा, क्योंकि लोग आसानी से आजकल मानते नहीं है चीज़ को। तो ज़्यादातर फ़ोन में कन्वर्ट होता था ये पैसे में? नहीं, कोई ये ज़रूरी थोड़ी है कोई रोज़ पैसा कमाएगा, कोई नहीं कमता तो 10 दिन भी नहीं कमाएगा, कम जाता है तो 1 दिन में भी कम जाता है। तो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था जब तुम 10 दिन जुड़े हुए थे? नहीं, मैं कोई 10-15 दिन किया था, कोई बाई चांस में कोई रुपया आ जाता था, नहीं तो कोई। तो लग बाई चांस था पूरा? हाँ, कोई 10 दिन में 1 दिन आ गया, 2 दिन आ गया, बस हद इतना ही। बस इतना ही। और लोग गाली गलौज भी कर देते थे कभी फ़ोन वोन पे? हाँ हाँ, गाली गलौज कर देते थे। अब हर एक बंदे को नॉलेज है ना किसी, क्योंकि साइबर अपराध की सबको पता है। ठीक है। और ये जो फ़ोन्स नंबर है कि किन नंबरों को फ़ोन करना है, कैसे ट्रैप करना है, ये नंबर्स कहाँ से आते हैं? और ये उसी के साथ में जैसे गाड़ियों की ऐड पोस्ट कर देते हैं ना, उस पर ही नंबर लिख कर डालते हैं, तो उसी पे लोग कॉल करके संपर्क करते हैं उनसे। अच्छा। तो अच्छा, तो ऐसे उन्हीं का नंबर दे दिया जाता है और संपर्क करके डालते हैं। तो कभी बहुत सारे मोबाइल्स यूज़ करते होंगे, एक नंबर से तो नहीं होता होगा ये? नहीं, एक फ़ोन से हो जाता है। हो जाता है कि? हाँ, एक ही फ़ोन से करते हैं, उसी पे कॉन्टेक्ट आता है। लेकिन अकाउंट भी फर्जी होती है? हाँ, अकाउंट इनका फर्जी होता है। तो जैसे तुम जिस ग्रुप के साथ जुड़े थे उसमें कितने लगभग लोग? करते थे कम से कम 15-20 लोग थे। 15-20 लोग थे। राजस्थान के मेवात? हाँ, राजस्थान के 15-20 लोग थे, 10-5 लोग गाँव के थे। 10-5 लोग। तो क्या कहना चाहोगी, ये चीज़ अगर सच में ख़त्म करनी है, क्योंकि अभी भी कई जगह हो रही है, भले इस गांव में नहीं हो रही है लेकिन अभी भी और भी जगह हो रही है, ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते हैं ताकि ये जो युवा है, मोस्टली ऐसे युवा लोग ही जुड़ते होंगे इन चीज़ों से? हाँ, कोई करता है, कोई। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये क्राइम यहाँ से ख़त्म हो जाए। उसके बदले में लोगों को कुछ करना तो पड़ेगा ना ताकि ख़त्म हो। हाँ, वो तो करना तो पड़ेगा ही। जैसे नौकरी देनी पड़ेगी। हाँ हाँ, या तो सरकार कोई भी क्यों ना नौकरी दे दे तो ये काम ख़त्म तो हो ही जाएगा। इस पे एक्शन लेना पड़ेगा सरकार को, तभी ख़त्म हो जाएगा ये। सरपंच जी, मेवात एक तरीके से साइबर क्राइम का एक हब बन गया है। ये शुरुआत कब से हुई और यहाँ के जो बच्चे हैं इसमें जुड़ते कब से चले? मैं 2-3 साल से गांव में रहने लगा हूं। मैं तो मेरा बाहर काम था इसका, ट्रांसमिशन लाइन का, बिजली के जो इलेक्ट्रिक टावर होते हैं ना बड़े बड़े, इनका है। जैसा कि फिर गांव वालों ने, कुछ घर वालों ने बोला कि आपको इलेक्शन लड़ना है, तो मैं गांव में आया। मैं गांव में घर घर घूमा, मैंने देखा और सुना कि गांव के कुछ लड़के इसमें संलिप्त हैं।
तो मैंने कहा भी था, देखो ये रास्ता जो तुमने चुना है ठीक नहीं है। अगर 2-4 बच्चे हैं तो अपने भविष्य किसी दूसरे काम से जुड़ो और अपना भविष्य बनाओ, पढ़ाई लिखाई करो, चाहे तो कोई रोज़गार करो। तो फिर मैंने बड़े बुजुर्गों के पास भी मैं गया। देखिए, मैं बाहर रहता हूँ, मैं सुनता हूँ मेवात के बारे में कुछ गलत अफवाहें उठ रही हैं, तो सच्चाई क्या है? उन्होंने फिर मुझे बताया कि ऐसा तो है नहीं कि जैसा कि आजकल मीडिया के जरिए बताया जा रहा है कि पूरा मेवात इसमें लगा हुआ है। पूरा मेवात नहीं, 2-4 लोग हैं। अभी मान के चलो कि 2-4 बच्चों जिसके नाम आ गया किसी गलत गतिविधियों के कारण, कोई जैसा कि मान के चलो फर्स्ट में क्या हुआ था, लॉकडाउन लगा था। हाँ, लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन में ये सभी बच्चे लोग घर पे आ गए थे, जहाँ बाहर में काम कर रहे थे वहाँ से। घर पे आने के बाद तो इनकी यारी रिश्तेदारी के कुछ लड़के जो करते थे गलत काम, कहाँ से आए थे ये लोग? ये राजस्थान से, कोई राजस्थान से आया, कोई यूपी से आया, जैसा किसी का कोई था लाइसेंस। ये लोग आ गए तो उनके साथ में मिलके ये भी करने लगे। तो फिर यहाँ पे इनके नाम आ गए, पुलिस आने लगी यहाँ पे। अब मान के चलो 2-4 लोगों को उठा करके ले गई, फिर उनको छोड़ दिया। उनका नाम तो वहाँ पे रजिस्टर्ड हो गया। रजिस्टर्ड होने के बाद में फिर से 20-20 गाड़ियाँ पुलिस की आती हैं, तो जिन लड़कों के नाम हैं उनके पास आते हैं। लेकिन जैसे उनको पता चला है कि गांव में पुलिस आई है तो वो भागते हैं घर से निकल के। कुछ दिनों पहले ही रेड पड़ी थी। हाँ, जो रेड जो अब कुछ दिन पहले पड़ी थी, मैं उसी का बता रहा हूँ। जैसे 20 गाड़ियाँ गाँव में आई पुलिस की, तो जैसे पता चला कि पुलिस आ रही है, कोई भी मिल रहा, सभी को उठा रही है, तो लोग अपने अपने घरों से भागने लगे। सर, कितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया आपके गाँव से? अब की बार तो 6-7 लोग थे, लेकिन उनको कुछ अंदाजा चल गया था पहले ही, ये लोग भाग गए। अब जो दोषी हैं वो तो पहले से रिहा होकर कह रहे हो कि जो 6-7 लोग आपके गाँव से थे रेड के पहले ही वो भाग गए? हाँ, भागे थे। कुछ जो थे जिनके नाम थे वो तो भाग गए, और जो 2-4 लोग और पकड़े। अभी मान के चलो मेरे घर में पुलिस आई है, मैं अपनी जान बचा के भागूंगा, मैं किसी दूसरे घर में चला गया। अब जहाँ पे मैं गया हूँ वहाँ पे 2-4 लोग और हैं, तो उनको भी उठा लिया। तो जो ये भागे हुए लोग थे ये गाँव के ही रहने वाले थे? गाँव के ही थे। अभी मान लीजिए पुलिस यहाँ पे आई है ऐसे ही कि पता है कि भाई सभी को उठा रही है, तो कोई भी आदमी तो भागेगा ना अपनी जान बचाने मैं वो नहीं कह रही हूँ, कोई भी आदमी नहीं, जो जुड़े हुए थे इस काम से, जो इस क्राइम से जुड़े हुए थे, वो लोग मैं कह रही हूँ कि वो लोग भाग गए। हाँ, भागे तो सभी थे। जो जुड़ा है वो भी भागा था, जो नहीं जुड़ा है वो भी भागा था। उनको पहले पुलिस ने उठाया था, अब से पहले उठाया तो था। अभी तफ्तीश भी कर रही होगी पुलिस, क्योंकि ये लोग भागे हुए हैं तो बार बार पुलिस आ भी रही होगी। पुलिस आ रही थी, इन लोगों का कोई जमानत वगैरह पे आ गए रिहा होकर के, जिससे इनके पास कोई मुकदमा वगैरह दर्ज किया इन्होंने, तो वो अपना आ गए थे, जमानत पे बाहर थे। और फिर भी अब मान के चलो 2 लोगों को उठाया, उनको मारपीट किया, टॉर्चर किया, तो 4 लोगों के नाम बताएंगे। फिर उन 4 लोगों के पास पुलिस आएगी, फिर उनको मारेगी, वो 8 लोगों के नाम बताएंगे। लेकिन ये खत्म क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी है, क्या दिक्कत क्या है? बेरोजगारी की तो ऐसी बात है, यहाँ पे 3 साल से ज़्यादा हो गया अनाज नहीं होता है। पूरा जंगल पानी से एकदम लबालब भर जाता है बरसात के टाइम में। ऐसा कोई संसाधन नहीं है। गवर्नमेंट से हमने कई बार बोला है अपने नुमाइंदों से कि यहाँ पे पंप हाउस वगैरह लगाओ, नाला खुदवाओ, वो पाइपलाइन डलवाओ, जिससे हमारा पानी जंगल का निकल जाए और हम लोगों को फसल अच्छे से मिल सके। लेकिन हमारी बात को कोई सुनता ही नहीं। तो उसके कारण फिर यहाँ पे ज़्यादा जो रोज़गार था लोगों का गाड़ी के ड्राइविंग का था। अब ड्राइविंग के लिए लाइसेंस चाहिए। अब लाइसेंस यहाँ पे बन रहा नहीं है। कभी कहीं का बनवाओ, कभी मान के चलो बोला कि भाई गोरखपुर का तुम लाइसेंस बना लो, 20,000 रुपये में एक चीज़ और सरपंच जी, ये क्राइम इसलिए भी हो रहा है बहुत आसानी से आपके गांव में क्योंकि ये सारे बॉर्डर गांव हैं, राजस्थान और यूपी से लगे हुए भी गांव हैं। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि बॉर्डर के लगा हुआ है। बाकी रिश्तेदारियाँ तो 100-100 किलोमीटर दूर तक की भी हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो आके सिखा के जाते हैं, क्या उनको भी कट मिलता है, पैसा मिलता है, इसीलिए जाते हैं? क्योंकि उनका कोई फायदा नहीं होगा तो वो दूसरे लोगों को क्यों जुड़ रहे हैं? कुछ तो लालच है, ऐसा नहीं है कि लालच नहीं है। कुछ तो ये लोग जब मान के चलो कुछ तो सपने उन पे कभी कोशिश किया जानने के लिए कि क्या लालच है? हाँ, मैंने दिखाया। जैसे भोले भाले लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो आते हैं इनके पास अपनी रिश्तेदारियों में, भाई तुम्हारा ATM कार्ड दे दो या तुम्हारा अकाउंट ओपन करा दूं, तुमको 20,000 रुपये दे दूंगा, 10,000 रुपये दे दूंगा। उनको नहीं पता कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अब ऐसे रिलेशन में है तो कोई भी दे देता है, पता चलता है कि तब उनका नाम आता है पुलिस में। तो गांव में अवेयरनेस बढ़ा सकते हो कि ऐसे रिश्तेदारों से भी सावधान रहिए। हाँ, ऐसे तो हम लोग बोलते रहते। मैं तो हर दिन जाता हूँ गांव में, लोगों को बोलता हूँ इस काम से दूर हट जाओ, और जो भी इस गांव का गलत काम को करेगा मैं खुद उसका नाम लिख करके थाने में दे करके आऊँ। कुछ लोगों से बात हुई थी मेरी सरपंच जी, वो ये कहते हैं कि यहाँ पे अभी कम हुआ है, लेकिन अभी भी जो लगाव एरिया है भरतपुर का नाम बार बार आ रहा है। हाँ, भरतपुर की तरफ ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे तो ऐसा समझो कि 10-5% है, जिनका किसी का रिश्तेदारी था उसकी वजह से वहाँ पे जो अटक गया, कोई उसके चंगुल में आ तो गया। आप लोग खुद से पुलिस को इन्फॉर्म करते हो या फिर मतलब ताकि ये चीज़ खत्म भी हो जाए? हम तो चाहते हैं कि पुलिस ख़त्म करे, लेकिन अब ऐसा हालात हो गए कि थाने में जाने के लिए या पुलिस को बोलने के लिए सभी को एक ही नज़रिए से देख रहा है। अब एक आदमी कहाँ कहाँ नज़र रखे, किसको क्या पता ऑनलाइन में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। कई बार तो हमें तब पता लगता है कि फ़ोन आता है किसी का, यार उसको बंदे को पुलिस उठा के ले गई, किस लिए बोला है कि OLX में उसका नाम है।
तो पता करते हैं, और 2 दिन बाद गाँव का भी तो नाम खराब हो रहा है ना, अब हाँ, ऑयल बहुत ज़्यादा, हाँ, हमें तो हमारा भी नाम खराब हो रहा है, गांव का भी हो रहा है, हमारे इलाके का भी हो रहा है। तो चाहते हैं, हम तो रोज़ कहते भी हैं बड़े बूढ़ों से, लड़कों से बिठा करके भाई इस काम को छोड़ दो, और कहीं हद तक कंट्रोल हुआ है। अब मैं कह रहा हूँ मेरे गांव में एक भी बच्चा नहीं है। 10% जो बचा हुआ है उसके लिए भी आगे आप हाँ, आगे हम काम कर रहे हैं, और हम बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपसे, दावे के साथ कह रहा हूँ 100% मेरे गाँव में अभी क्राइम नहीं हुई, इसका कोई काम हो रहा नहीं है, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आगे से बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए, साइबर क्राइम के विषय में बार बार हमें कंप्लेंट्स प्राप्त हो रही थी। नेशनल लेवल पे भी एक हेल्पलाइन बनी थी और एक एनसीआरपी पोर्टल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था। तो एनसीआरपी जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, उसकी भी जो इनपुट्स आ रहे थे उसमें ये आ रहा था कि बहुत सारे कॉल्स मेवात से जनरेट हो रहे हैं। तो तब हमारा फोकस मेवात की तरफ, इस डिस्ट्रिक्ट में इन क्रिमिनल्स की तरफ पड़ा कि जब नंबर ऑफ़ कॉल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो हमने इसको पूरा डीपली एनालाइज़ किया। हमने लोकल इंटेलिजेंस यूज़ की और उससे हमने कुछ विलेजेस को शॉर्टलिस्ट किया और इंटेलिजेंस बेस्ड हमने साइबर क्रिमिनल्स के विषय में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी शुरू की। ये इट वाज ए प्रोसेस, इट स्टार्टेड अराउंड 5-6 मंथ्स बैक। उसके बाद इस पर्टिकुलर रेड की जो प्लानिंग थी वो हमने आज से करीब जो रेड से मतलब कि करीब 1.5 महीने पहले हमने ये प्लानिंग शुरू करी, जिसमें हमने जितने भी हरियाणा के अंदर जितने भी मुकदमे साइबर के दर्ज हुए थे उसमें जिसमें कॉल का जो सोर्स था वो मेवात रीजन था, यानी कि नूह रीजन था, नूह डिस्ट्रिक्ट था। उस तरह के केसेस को शॉर्टलिस्ट किया। उसके लिए एक हमने लार्ज स्केल पे हमने एक स्क्रूटनी ऑफ फाइल्स के लिए और पीयर लर्निंग के लिए एक हमने एक्सरसाइज शुरू की, जो कि अप्रैल के महीने में की, जिसमें सभी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो इसको इन केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे वो लोग आए और उन लोगों ने वो केसेस, हमने एक टीम बना के 7 टीम्स हमने बनाई और उन केसेस को हमने सिलसिलेवार तरीके से सबको स्क्रूटनी किया। एक हमने एक डिटेल लिस्ट ऑफ एक्यूज्ड बनाई जिनके खिलाफ हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस फाइल पर थे, जिनको हम अरेस्ट कर सकते थे। अब चूँकि ये सिंगल केसेस थे तो आईओस के लिए जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी हर एक केस में इंडिविजुअल रेड प्लान करने के लिए। सो दैट्स हाउ इट केम टू आवर माइंड कि हमें एक लार्ज स्केल रेड इसके लिए प्लान करनी है, जिसमें हम मल्टीपल एक्यूज्ड एक बारी में हम उनको अप्रीहेंड कर सकें। तो ये जो लिस्ट बनी एक्यूज्ड की, इसको विलेज वाइज सॉर्ट किया गया और जिन गाँवों में ज़्यादा लोग एक्यूज्ड थे उन गाँवों की एक सूची तैयार की गई। ऐसे हमने कुल 14 गाँव हमने शॉर्टलिस्ट किए और जो प्रीवियस हमारे पास इंफॉर्मेशन थी साइबर क्रिमिनल्स की इंटेलिजेंस बेस्ड, उसको भी इसमें ऐड कर दिया। तो हमारे पास 2 तरह के टारगेट्स हो गए, एक तो हमारे जो केसेस के अंदर एक्यूज्ड थे और दूसरे हमारे जो इंटेलिजेंस बेस्ड हमारी इन्फॉर्मेशन थी। हमने दोनों तरह के टारगेट्स के लिए ये रेड प्लान की और इसके अंदर हमने जो टोटल टारगेट्स 320 थे उसके लिए हमने सभी की रैकी करी। वो हमें डिस्क्रीट तरीके से हमने सीक्रेटली उस रैकी को किया। सभी की हमने लोकेशंस जियो टैग करी और उसके बाद हमने एक दिन डिसाइड किया, फोर्स की ब्रीफिंग नीड टू नो बेसिस पे हमने, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक ना पहुँचे, और रेडिंग टीम इंचार्जेस को उनके स्पेसिफिक टारगेट्स की इन्फॉर्मेशन दी गई। हर टीम के पास 3 से 4 टारगेट्स दिए गए, उनको एक लोकल असिस्टेंस दी गई और उसके साथ जब सभी टीमों ने एक साथ मिलकर एक गांव पे जब रेड की तो हमें उसमें सक्सेस मिली। टोटल 65 एक्यूज्ड हमने इसमें अप्रीहेंड किए। उसके बाद उनकी हमने जब इंटेरोगेशन के दौरान वी टुक हेल्प ऑफ साइबर एक्सपर्ट्स, जो भी हमने हमारे जो माननीय जो महानिदेशक हरियाणा हैं उनसे रिक्वेस्ट की, तो सर ने हमें 40 साइबर एक्सपर्ट्स प्रोवाइड किए हु आर डूइंग इन्वेस्टिगेशन, जो साइबर रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन काफ़ी लंबे समय से अलग अलग ज़िलों में कर रहे थे। तो सभी एक्सपर्ट्स ने एक एक क्रिमिनल के ऊपर डिटेल्ड में इन्वेस्टिगेशन शुरू की। हमने इनका कोर्ट से लंबे समय तक के अवधि के पुलिस रिमांड पीरियड लिए और डिटेल्ड में हमने इनके सभी फेक अकाउंट्स, फेक सिम्स, फेक मोबाइल्स, सभी की डिटेल्स हमने निकालनी शुरू की। इसमें बहुत सारी एजेंसीज़ जैसे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, बैंक्स, यूपीआई इंटरमीडियरीज़, इस तरह के जो बीच की एजेंसीज जिनके पास डेटा होता है उनको रिक्वेस्ट लेटर्स पुटअप किए गए, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिक्वेस्ट लेटर्स। इन्फॉर्मेशन आई, उसको कोलेक्ट किया, उसके बाद वापस से एक्यूज से इंटरोगेशन की। इस तरीके से इट वाज ए कंटिन्यूस बैक एंड फोर्थ काइंड ऑफ एक्टिविटी।
और जिसके बाद हमें कुल रिज़ल्ट ये मिला कि इतने हैवी नंबर में हमें इनके इन्वॉल्वमेंट मिली, जो ऑल अक्रॉस साइबर क्राइम इन्होंने नेशन वाइड किए थे। कुल 28,000 हमें कंप्लेंट्स में इनकी इन्वॉल्वमेंट मिली, जिसकी कुल जो फ्रॉड अमाउंट थी वो 100 करोड़ के करीब आई। देखिए, मेवात तो एक बड़ा रीजन है। मेवात में देयर आर मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स। मेवात में भरतपुर भी है, मेवात में अलवर भी है, मेवात में नूह भी है, पलवल के कुछ पार्ट्स हैं, मथुरा के कुछ पार्ट्स हैं, कुछ भिवाड़ी के भी पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ मेव पॉपुलेशन रहती है वो मेवात कहलाता है। तो इट्स ए रीजन। उसके अंदर जो हमें इन एक्यूज़ की इंटेरोगेशन से हमें क्योंकि इतनी सारी एक्यूज़ हमें एक साथ मिल गए, तो वी कुड कोरोबोरेट द स्टोरीज वर्जन ऑफ एक एक्यूज़ के वर्जन से दूसरे एक्यूज़ के वर्जन में। तो ऐसा पता लगता है ये 2 से 3 साल पहले यहाँ कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने इसको शुरुआत की, और लोगों की दिलचस्पी इसलिए बढ़ी क्योंकि ये इंटर स्टेट जो बॉर्डर के एरियाज़ के अंदर ही है ये, तो जहाँ पर वो भागने में उनको सफलता मिलती है। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में उनके रिलेटिव्स हैं, नॉन पीपल हैं, तो जस्ट अक्रॉस दी स्टेट बाउंड्री दे हैव अनदर विलेज वेयर, जहाँ पर उनके रिलेटिव्स रहते हैं। तो ऐसे में पुलिस से बचना, पुलिस रेड से बचना उनके लिए इजी हो गया। तो यह एक कारण हो सकता है। सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हो सकती हैं दूसरा कारण। तो देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस जिस कारण से ये धीरे धीरे एक्सपैंड होना शुरू हुआ। अवेलेबिलिटी ऑफ सिम्स जो इनके पास आने शुरू हुई, पहले से ही कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी में लोग थे, तो उन्होंने अपना पुराना क्रिमिनल वर्क छोड़ के ये इस क्राइम में आ गए, और इसमें सप्लाई ऑफ अकाउंट, सप्लाई ऑफ सिम्स, इसमें लगने के बाद तो धीरे धीरे ये इसमें ग्रो किया। इसमें कुछ हद तक मैं समझता हूँ लॉकडाउन के टाइम पे भी एक स्पर्ट आया, क्योंकि लॉकडाउन में सभी जो यहाँ के स्किल्ड और अनस्किल्ड जॉब में थे वो सभी अपने अपने घर आ गए, और उस वक्त पे खाने कमाने के कोई साधन इनके पास नहीं थे। तो उस वक्त पे उनको एक रेडी एक साइबर क्राइम के लिए ये एक सोर्स मिला। और उसी वक्त पे ऐसा भी हुआ कि इंडिया में भी जो डिजिटल पेमेंट्स है उसका स्कोप बढ़ा, बहुत तेज़ी से बढ़ा, क्योंकि लोगों ने कांटेक्ट अपने घरों से सब काम कर रहे थे। तो डिजिटल पेमेंट्स का बढ़ना, इनका घर पे बैठना, ये भी एक रीज़न है कि जब ये इसको ज़्यादा स्पर्ट मिला। तो कह सकते हैं इट्स अ कोविड बूम क्राइम आल्सो। देखिए, जो लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन इन क्रिमिनल्स के थ्रू हुई है उससे तो ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ देम इन्होंने कोरोबोरेट किया है कि ये कहीं ना कहीं लॉकडाउन पीरियड के आगे पीछे ही इन्होंने इस चीज़ को पिकअप किया है, और उसी समय ग्रोथ हुई है। इसमें आपके फ़ोन से लेकर आपका सिम जो यूज़ कर रहे हैं, आप जो बैंक अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, वो सभी फेक या दूसरे लोगों के नाम पे हैं, तो जो आपको डायरेक्टली एक्यूज तक नहीं पहुंचाते हैं। तो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस अकाउंट में हो जाती हैं, हमें डिफरेंट बैंक्स के पास जाके उनसे डिटेल लेनी होती है। हर बैंक उसमें टाइम लगाता है। जो कॉल की डिटेल्स होती हैं उसके अंदर भी हमें टाइम लगता है। तो एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए मल्टीपल जगहों पे जाके एक अपराध को करने में जब कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन उसको पता करने के लिए कई महीनों का टाइम लग जाता है, जब तक हम उसकी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स निकालते हैं और वो कहाँ से एक्चुअली पैसा विड्रॉ हुआ है। पर उसके अंदर भी विड्रॉ होने तक भी हमारे पास कोई क्रेडिबल लिंक नहीं होता, जो एक्चुअली इसका जो मेन एक्यूज था उससे उसका कोई भी डायरेक्ट लिंक इस तरह की ट्रांजैक्शंस में नहीं मिलता है, जिस कारण से उनको अप्रीहेंड करना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक डिफ़िकल्टी इस साइबर क्राइम में सबसे ज़्यादा है। दूसरा, ये जो अटैक करते हैं ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी के करते हैं और दूर दराज के विक्टिम्स के साथ करते हैं। तो यहाँ बैठकर आप तमिलनाडु के विक्टिम के साथ ठगी कर रहे हैं, तो तमिलनाडु पुलिस के लिए उस केस में इन्वेस्टिगेट करते हुए यहाँ पर आके इन्वेस्टिगेशन करना एक अपने आप में चैलेंजिंग वर्क होता है। जबकि जुरिस्डिक्शन वाइज क्राइम वहाँ हुआ है, उनसे कमिट हुआ है, तो वहाँ FIR उसकी होगी। तो एक इस चीज़ का भी ये फ़ायदा उठा रहे हैं कि यहाँ बैठकर, क्योंकि ये बाउंड्री लेस, बॉर्डर लेस क्राइम है, तो इसके अंदर और भी डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लिए इसको प्रॉपरली टैकल करने के लिए। इसीलिए इसमें इस तरह की रेड से साइबर क्रिमिनल के मन में जो डर पैदा होता है, जो लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं जब डायरेक्टली उन पे अटैक करती हैं, तो उनके जो सेफ़ प्लेसेस जो सो कॉल्ड वो मानते हैं अपने घर को, गाँव को, वो उनके लिए ख़तरा बनने शुरू हो जाते हैं और उससे उनको नई जगहों की तलाश करनी पड़ती है
और इस तरह से जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इसको टैकल करती हैं तो इसमें निश्चित तौर पर इस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। देखिए ये लोगों को ये मालूम भी नहीं है कि ये सिम कहाँ से आ रहे हैं। इसके अंदर भी एक चेन बनी हुई है। इन्होंने किसी एक से ख़रीदा, उसने किसी और से ख़रीदा और फाइनली किसी ने कहीं से इशू करवाया। लेकिन हमने इनके जो सिम बरामद हुए, हमने उन सभी की डिटेल्स निकाली कि वो डिस्ट्रीब्यूटर्स कहाँ के थे। तो उसमें मेजॉरिटी हमें मिले हैं कि जो बंगाल से और बिहार से, यहाँ इन क्षेत्रों, आसाम से, यहाँ से ज़्यादा सिम्स इशू हुए हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम। और हम उसके अंदर भी तफ्तीश कर रहे हैं कि उसमें कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर से इशू हुए हैं या इट इज़ ए वाइड स्प्रेड थिंग। और हम उनकी भी कल्पेबिलिटी इसमें फ़िक्स करेंगे अगर उनकी इसमें मैलिफाइड इंटेंशन हमें मिल रही है। तो ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन ये चीज़ हमें कर्व करनी बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल। इसमें जो इनके को एक्यूज थे, जो इनके साथ साइबर ठगी करते थे, उसके नाम हमने अपनी FIRs में क्लियर किए हैं और हमें उनकी तलाश है और अभी वो एब्सकॉन्डिंग है। बट हम उनके लिए क्रेडिबल जो लिंक्स हैं उनके इंटेलिजेंस बेस हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी उनको पकड़ लेंगे। हम कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है इन दिस पर्टिकुलर रीजन। बिल्कुल, यह एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में नहीं है, यह डिस्ट्रीब्यूटेड है क्राइम। और सभी जो हैं एक छोटे ग्रुप ऑफ 3 और 4 पीपल, दे आर कमिटिंग दिस क्राइम। सर एक आखिरी सवाल व्यूअर्स के लिए, क्या अवेयरनेस किस लेवल पे चाहिए ताकि ये चीज़ें ख़त्म हो और व्यूअर्स जो देख रहे हैं, दर्शक को आप क्या बताना चाहिए? देखिए मैं ये कहूँगा कि अक्सर ये लोग कहीं ना कहीं हमारी लालच को ये मिसयूज़ करते हैं। तो आपको ये छोटे छोटे अमाउंट्स का कुछ फ़ायदा दिखाते हैं और आपसे कोई बड़ी अमाउंट ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी अनजान नंबर से जब आपको कॉल आए और किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की वो बात करें तो आप सचेत रहें। इसी तरीके से कभी ये इम्पर्सनेट करके भी कुछ पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए कहते हैं कि आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कोई भी दूर दराज का रिलेटिव एकदम से कॉल करके आपको पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए नहीं कहता है यूजुअली। तो उसमें भी आप के माइंड में एक अलार्म बेल रिंग करनी चाहिए और आप उसको थोड़ा सोच कर विचार कर उसके बाद आपको ट्रांजैक्शन करनी चाहिए। नॉर्मली ये इसी तरीके से जो है हमारे लालच को, ग्रीड को कहीं ना कहीं उसको मिसयूज़ करते हैं और उससे ये लोगों को गुमराह करते हैं। हमें सचेत रहना चाहिए किसी भी तरह के अननोन व्यक्ति की कॉल से, किसी भी तरह की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात होती है, वी शुड स्टॉप एंड थिंक ओवर इट। मोहम्मद मुबीन जी, मेवात में एक ऐसी दिक्कत हम कह सकते हैं कि पूरे देश में इसको साइबर ठगी का हॉटस्पॉट कहला रहा है। कुछ ऐसे भी जानकारियां पुलिस से मिली है कि आपके भी गांव के कुछ 2 बच्चे इन चीज़ गलत संगत में पड़ गए, इन चक्करों में आ गए। एक बुज़ुर्ग होने के नाते आपको क्यों लग रहा है कि आज के ज़माने में बच्चे जो है इन इलाकों से ऐसे गलत संगत में क्यों पड़ रहे हैं? देखो मैम, मेरी नॉलेज में अब तक गांव के अंदर ऐसा कोई मामला नहीं आया है और हो सकता है कोई बच्चा अगर इसमें है तो उसके लिए तो हम गांव के अंदर भी लगभग जब से हमने ये इलेक्शन फेस किया है उसके बाद से हमने गांव के अंदर एक मुहिम चलाई है, गांव के अंदर टीकरी पहरा लगाया जाए। और उसमें पूरी बिरादरी के लेवल पर हमने ये मीटिंग की, उसमें ये बात हुई कि भाई गांव के अंदर पहरा भी लगाया जाए। क्यों कुछ बच्चे जो है हमारे यहाँ से नशे में लिप्त हैं, कुछ बच्चे ऐसा नशाखोरी भी करते हैं। तो आप कह रहे हो कि नशे के चक्कर में पैसों के एक ज़रूरत होती है नशा करने के लिए, तो इसीलिए वो साइबर क्राइम जैसे गलत संगत में आ सकते हैं? नहीं, ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारे गांव के अंदर अभी तक 2 लोगों का नाम पुलिस की तरफ से लिया गया है। एक दोनों आपके गांव के रहने वाले हैं, आप लोगों की भी जानकारी में होगी। मेरी बस यही समझना है कि एक बुज़ुर्ग होने के नाते सर क्यों हो रहा है? कारण होगा ना, मेवात पिछड़ा इलाका होगा, कोई और साधन नहीं होगा, लोगों को ये माइंड वॉश करना आसान होगा, ये बॉर्डर इलाका है। लेकिन आपके हिसाब से ये रीज़न क्या हो सकता है जिस चक्कर में ये जो है एक प्रॉब्लम है वो फैलती जा रही है? देखो मैम, ये मेवात इलाका जो है पिछड़ा हुआ इलाका है। पूरे इंडिया लेवल पे इसका सर्वे किया गया है, सबसे पिछड़ा हुआ इलाका पाया गया है। और इसमें एक अनपढ़ता है, शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं है, सरकार भी इसमें जो है हमको ज़्यादा फेस नहीं करती है। और उसकी वजह से अब एक अनपढ़ता होने के नाते और फिर उसमें बेरोज़गारी होने के नाते लोग फिर जो है बेरोज़गार होंगे तो इधर उधर ध्यान भटकेगा। उसकी वजह से लोग जो है
गलत संगत में भी पड़ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को एक एक नागरिक के तौर पे, क्योंकि आपको भी चिंता होगी आपके गांव के बारे में, क्योंकि और भी बच्चे हैं, कल और भी बच्चे फंस सकते हैं, ये ना हो, ये रोकी जाए, इसकी क्या एक उपाय है? ये तो सरकार को एक कदम उठाना चाहिए, प्रशासन को मदद करनी चाहिए। गांव के अंदर जैसे अब जिम्मेदार आदमी होते हैं, सरपंच है, उनका सबका सहयोग लेके अब सरकार का हम भी मदद करेंगे। उसमें हम तो ये चाहते हैं कि हमारा गांव साफ़ सुथरा और पाक साफ़ हो, ये गंदी लतें, गंदी चीज़ें, नशाखोरी, चोरी, ये सारी चीज़ें ना पनपें। कोई नहीं चाहता इसमें कि मेरा बच्चा लिप्त हो, मेरा बच्चा गलत जगह जावे, गलत संगत में बैठे। ये तो हर आदमी सोचता है, लेकिन कुछ मजबूरियां हो जाती हैं, उसमें जो है बच्चे अनपढ़ता होने के नाते बाहर चले जाते हैं, फिर उसमें दिक्कतें तो होती हैं डर परिवार। का माहौल भी रहता है गांव में, क्योंकि हाल ही में बहुत सारे गांव में ऐसे रात को घुस के रेड्स भी हुए हैं। इसमें गांव में भी कई जगह हमने घूम के देखा है कि एक डर का भी माहौल फैला हुआ है गांव में। हाँ, एक माहौल तो जब से ये रेड पड़ी है मेवात के अंदर, हर गांव में एक दहशत फैली हुई है। इस चीज़ से भी लोग परेशान हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। अब पता चल रहा है ना ये चीज़ें सारी कि भाई मेवात के अंदर इतना ये फैल चुका है। तो मैं तो यही कहूँगा प्रशासन से कि भाई मेवात के ऊपर जो है ध्यान दिया जाए, मेवात के अंदर ऐसी बुराइयां ना फैलें। तो उस किसी भी सरकार से आपको भरोसा है? अब तक कितने सरकारें तो देख चुके होंगे आप। नहीं, सरकारें तो अब कांग्रेस की भी रही है, इंडियन नेशनल लोकदल भी यहाँ सरकार रही है, और अब यहाँ लगातार 2 बार से बीजेपी सरकार है। मैं तो ये मानता हूँ कि अब से 10 साल पहले इतना क्राइम नहीं था, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है, इसने जो है बिल्कुल माहौल को जो है क्रिएट नहीं किया। उसमें ज़्यादा लापरवाही, या मैं तो ये कहूँगा कि मेवात को एक आर्थिक स्थिति से भी कमज़ोर करना चाहती है सरकार। भेदभाव तो है ही, मेवात के साथ जो है भेदभाव जो किया जा रहा है इस सरकार के अंदर, मैं उसमें ज़्यादा जो है सरकार की जिम्मेदार मानता हूँ। क्या लॉकडाउन भी एक कारण था कि बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, पैसे की ज़रूरत थी, इसीलिए लोग ये सब चक्कर में आ गए? हाँ, लॉकडाउन से भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। लोग बेरोज़गार हुए हैं, लोग अपना धंधा करते हैं, यहाँ गाड़ियाँ चलाते हैं, ज़्यादातर लोग जो है ट्रक चलाते हैं, क्योंकि और कोई पर्पस है नहीं लोगों के पास, खर्चे बराबर चल ही रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि बेरोज़गारी बहुत बड़ी समस्या है। एक और चीज़ हमने बहुत सुनने को मिला है, जहाँ पे हमने लोगों से बातचीत की और भी जगहों में, कि मेवात का ये जो क्षेत्र है ये 3 हिस्सों में बटा है, हरियाणा है, राजस्थान है, और कई ये भी कारण है कि बाहर से लोग आसानी से आ जाते हैं और ये सब गलत संगत में पड़ना भी आसान है। तो इस चीज़ को कैसे रोक सकती है पुलिस? तो ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि पुलिस ने जो है अब नाके लगे हुए हैं हर जगह, हर 10 किलोमीटर पर नाके लगे हुए हैं, लेकिन पुलिस भी एक मैं मानता हूँ कि पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है। क्योंकि जब पुलिस बैठी है और पुलिस के सामने से लोग इस तरीके से जो है, मैं तो यही कहूँगा कि पुलिस प्रशासन की काफ़ी ढील है इसमें। पुलिस जो है सख्ती से नहीं निपटती है, लोगों को उनसे पैसे देली ठग कर उनको छोड़ देती है। काफ़ी लोग हैं जो हम देखते हैं, हम भी, मेरी भी 50 साल की उम्र हो गई है, तो उस तजुर्बे के एतबार से मैं ये मानता हूँ कि पुलिस की इसमें काफ़ी ढील है। क्योंकि सरकार की तो लापरवाही होने के साथ साथ पुलिस लापरवाह है। क्या इस रेड से आप खुश भी हो कि इस रेड के डर से ये काम बंद हो सकता है? देखो, मेरा यह मानना है मैम, कोई भी मज़हब ये नहीं सिखाता कि आदमी गलत संगत में जाए, गलत काम करे। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो और अन्य धर्म के लोग हैं, लेकिन किसी का धर्म ये नहीं सिखाता कि मेरा धर्म का आदमी चोरी करे, ठगी करे, किसी को परेशान करे। और बुरा लगता है जब मेवात का नाम ऐसे लिया जाता है? क्यों, अब आप मानो मेरे ही ऊपर कोई एलिगेशन लगे या मेरा बच्चा कहीं गलत जगह में बैठे, तो एक शर्मिंदगी महसूस होती है। समाज में क्या बोल सकता है वो आदमी? बाहर लोग मेवात के नाम पे ऐसे बात करते हैं। नाम से जब बदनामियाँ होती है, मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो है मेवात जो है राजस्थान में है, अलवर है, भरतपुर है, कामा, डीग, ये क्षेत्र ये सारा राजस्थान का है। इधर हमारे कोसी साइड में जो है ये यूपी में लगता है, और हमारी नूहू डिस्ट्रिक्ट है, ये मेवात है। तो इसको ये सबको सम्मिलित करते हैं। अगर राजस्थान में कोई क्राइम हुआ है तो उसको भी नूहू से जोड़ देते हैं, मेवात से जोड़ देते हैं, जबकि मेवात 3 स्टेटों में बटा हुआ है। तो उससे ये भी गलत है, एक इफेक्ट है हम। बाहर भी, जब मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों से बात की जो कह रहे हैं कि मेवात से जब वो बाहर भी जाते हैं तो उनको नौकरी मिलना या फिर उनको रहने की जगह मिलना भी इस कारण मुसीबत हो जाती जी, वो तो एक साजिश के तहत बदनाम किया जा रहा है ना। मेवात के लोगों को कोई एक्सेप्ट नहीं करता, मेवात के लोगों से नफरत करने लगे हैं लोग। हिंदू मुस्लिम की राजनीतिक चली हुई है देश के अंदर। मुसलमान कोई दाढ़ी वाला, टोपी वाला मिलता है तो उसको उस नज़रिए से देखते हैं कि भाई ये तो एक अलग ही आदमी है। जबकि ये मानता हूँ मैं, देश को जोड़ने के लिए, देश की ताकत को
हम किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं, वो जब सारे समाज सर्व समाज मिलकर काम करेंगे देश को मजबूती मिलेगी। और उसमें जो है एक टाइम था मेवात को जब ये खूबसूरत अरावलीज की वजह से जानी जाती थी, ये चीज़ वापस आए, मेवात का नाम सही हो, इसके लिए एक मेवात के रहने वाले के नाते आप क्या कहेंगे? सरकार से क्या अर्जी रखें? मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि सरकार जो है सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान दे। मेवात के अंदर जितने भी स्कूल है, किसी स्कूल में जो है टीचरों की इतनी ज़्यादा कमी है। अब हमारे यहाँ 3 स्कूल खुले हुए हैं, लड़कियों का स्कूल है, एक फिर प्राइमरी स्कूल है, एक जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। 50 अध्यापकों की ज़रूरत है हमारे गांव के अंदर, ओनली 14 अध्यापक हैं। इतना बड़ा गांव है, 12,000 की आबादी है हमारे गांव की। 12,000 की आबादी में इतने बच्चे हैं, लगभग मेरे हिसाब से 2 प्राइवेट स्कूल भी गांव में चल रहे हैं, 3 सरकारी स्कूल चल रहे हैं, लगभग 2,000 बच्चे स्कूल में जाते हैं। लेकिन वहाँ 50 अध्यापकों की जगह और वहाँ 12, 15, 14 अध्यापक काम करेंगे तो शिक्षा में तो पिछड़ेगा मेवात। तो शिक्षा से मेवात का नाम अच्छा करना चाहिए। नहीं, लोग शिक्षित होंगे, इल्म हासिल करेंगे तो लोग जो है अच्छाई बुराई को समझेंगे। उसमें जो है लोग फिर अपने दिमाग से काम करेंगे। अब दूसरे लोग क्यों मेवात के लोगों को बहका लेते हैं? यही तो कमी है कि अनपढ़ लोग हैं, थोड़ा लालच देकर उनको बहका लिया जाता है। सीधे हैं, भोले भाले हैं, लोग अपना काम निकालते हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि मेवात के ऊपर ख़ास तौर से सरकार को ध्यान देना चाहिए और सरकार मेवात की मदद करे हर तरीके से, शिक्षा के एतबार से भी, प्रशासन के एतबार से भी। अगर मेवात वो जगह है मैम जिसको मैं मानता हूँ कि मेवात एक पवित्र जगहों में गिना जाता था। यहाँ के लोग ईमानदारों की एक मिसाल थी, ईमानदारी के बारे में हम मेवात वाले जाने जाते थे। और अब सब लोग मेवात को ठगी के नाम पे अब मेवात के लोगों को जो है लोग उस नज़रिए से देखते हैं कि मेवात के लोग हैं, मेवात के लोगों को आदमी जो है रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो मैं तो यही कहूँगा मैम आपके माध्यम से कि हमारे मेवात के ऊपर प्रशासन जो है ध्यान दे, लोगों को समझाए और शिक्षा पे काफ़ी ध्यान दिया जाए। मेवात के अंदर पीने का पानी की भी बड़ी समस्या है। अब आप देख रहे हैं, आपको 3 घंटे हो गए गांव के अंदर, 3 घंटे से गांव में लाइट नहीं है। सुबह भी गए थे, सुबह भी दिक्कतें तो हुई थी। लाइट नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब सरकार जब लोगों को सुविधाएं देगी तो लोग जो है समझ बूझ रखेंगे, विकसित होंगे, तो ये बुराइयां अपने आप जो है छूट जाएंगी। बेरोज़गारी बहुत बड़ी समस्या है यहाँ की। तो इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ, सरकार से मैं अपील भी करता हूँ आपके माध्यम से कि सरकार जो है यहाँ रोज़गार मुहैया कराए, इंडस्ट्रियाँ लगाए, प्राइवेट जॉब करेंगे, कुछ जो है सरकारी जॉब करेंगे तो अपने आप ही जो है क्राइम हटता चला जाएगा। पहले के मामले मेवात में साइबर क्राइम के बारे में अवेयरनेस बढ़ चुकी है। कई गांव वालों ने भी मुहिम चलाई ताकि यहाँ के जो नौजवान हैं वो साइबर क्राइम के झांसे में ना आए। यहाँ की जो पुलिस है उन्होंने भी कई जगहों पे सख्ती दिखाई है, कई रेड्स किए हैं, जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि मेवात में एक आशा है कि साइबर क्राइम कम हो जाए। लेकिन एक और नज़रिया है, यहाँ की जो यूथ है, जो नौजवान हैं, उनके पास अभी भी नौकरियों की कमी है। ये अभी भी एक पिछड़ा इलाका है और जब तक सरकार इस बात पे ध्यान नहीं देंगे, हम ये नहीं कह सकते हैं कि साइबर क्राइम हो या कोई और क्राइम हो वो पूरी तरीके से बंद हो। अगर नौजवानों को नौकरी दी जाए तो वो क्विक मनी के झांसे में आके ऐसे साइबर क्राइम जैसे चीज़ों में अट्रैक्ट नहीं होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ मेवात से श्रेया चैटर्जी, आज तक।